गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चूमू। बीएससी पार्ट 3 में हम इकोनॉमिक ज़ूलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो उसी के रिलेशन में आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स हैं उनके आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक महत्व या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात जब हम करते हैं तो आर्थिक महत्व का मतलब जब फ़ायदे या नुकसान की बात होती है। तो प्रोटोजोआ जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनसे भी हमें कई तरह के फ़ायदे भी होते हैं और कई तरह के नुकसान भी होते हैं। तो हालांकि ये यूनिसेलुलर हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, लेकिन ये सब जगह पाए जाते हैं, लगभग सब जगह पाए जाते हैं। ये वाटर में भी पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल, गीली मिट्टी या नम मिट्टी जो होती है, नमी के स्थान पर भी पाए जाते हैं, एयर में भी पाए जाते हैं और यहाँ तक कि दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी ये रहते हैं एज पैरासाइट। तो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ये परजीवी की तरह रहते हैं और उन पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये जो यूनिसेलुलर या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल, यानी हमें फ़ायदा भी पहुंचाते हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं। हालांकि जो हार्मफुल स्पीशीज़ हैं या नुकसान पहुंचाने वाली जो स्पीशीज़ हैं रिलेटिवली कम नंबर है उनका एज कंपेयर टू यूजफुल स्पीशीज़। यानी प्रोटोजोआ की जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उसमें से ज़्यादा स्पीशीज़ या ज़्यादा नंबर ऐसे ऑर्गेनिजम्स का है जिनसे कि हमें लाभ पहुंचता है, फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन हाँ, कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जिनसे कि हमें हानि होती है या नुकसान पहुंचता है। तो इन्हीं की हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं यूज़फुल प्रोटोजोआ के बारे में, यानी जो कि लाभदायक प्रोटोजोआ हैं जिनसे हमें फ़ायदा पहुंचता है। तो एक तरह के जो प्रोटोजोआ हैं हेल्पफुल इन सैनिटेशन, यानी कि जो स्वच्छता में सहायक होते हैं। प्रोटोजोआ जो कि माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इसकी कई स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं और ये फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली स्पीशीज़ होलोजोइक होती हैं। तो उसके कारण उस स्वच्छ जल में जो कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनका ये भक्षण कर लेती हैं, उन पर फीड करती हैं। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली ये उस वाटर को प्यूरिफाई करती हैं, यानी उसमें जो बैक्टीरिया या जीवाणु प्रेजेंट है उनको फीड करके, उनको खा के, उनको ख़त्म करके एक तरीके से पानी को साफ करने का काम कर रही हैं। एंड देन दैट वाटर बिकम्स फॉर यूज़, तो उसको फिर हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं या जो जलाशय हैं उनका पानी साफ हो जाता है, यानी ये उसके प्रदूषण को कम करते हैं और पानी को पीने योग्य या काम में लेने योग्य बनाते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसका कि प्रोटोजोन्स होते हैं, जैसे कि यूग्लिना। तो ये वाटर को या पानी को स्वच्छ करने का काम करते हैं। दूसरी तरह के जो प्रोटोजोआ हैं विच आर प्लैंक्टोनिक प्रोटोजोआ एज फूड। प्रोटोजोआ के ही कई स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और जो फ्रेश वाटर या मरीन जल में पाए जाते हैं और उसकी सतह पर तैरते रहते हैं। और जब ये सतह पर तैरते रहते हैं, पानी में होते हैं, तो कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं या उनके लार्वा जो कि इनके ऊपर फीड करते हैं। तो इस तरीके से ये उनका भोजन बनाते हैं और वो जो लार्वा या छोटे जीव जो कि प्रोटोजोआ पर फीड करते हैं, अल्टीमेटली दे बिकम फूड ऑफ द अदर और द हायर ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से ये चेन बनती जाती है। तो इस तरीके से जो प्लैंक्टोनिक प्रोटोजोआ हैं वो इनडायरेक्टली फूड का काम करते हैं, लोअर से लेकर हायर ऑर्गेनिज्म तक का, क्योंकि फिर वो एक फूड चेन पूरी चलती है। इसके अलावा कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे भी हैं जिनमें कि क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो वो ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाते हैं और इनको भी फिर
छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं या प्रॉन्स या फिशेस हैं वो भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और अल्टीमेटली लार्जर एनिमल्स और द ह्यूमन बींग्स फीड ऑन दीज फिशेज और प्रॉन्स। तो इस तरीके से ये उनका फूड का काम करते हैं या उनका फूड बनाते हैं। तीसरी तरह के जो प्रोटोजुआ हैं वो हैं सिम्बायोटिक प्रोटोजोन्स या सहभोजी प्रोटोजुआ। तो प्रोटोजुआ की वो स्पीशीज जो कि दूसरे एनिमल्स में परजीवी की तरह रहती हैं, उनके ऊपर डिपेंड करती हैं, वो दूसरे एनिमल्स के अंदर, बॉडी के अंदर भी पाई जाती हैं, बाहर भी होती हैं। तो इस तरीके से दोनों ऑर्गेनिजम्स में एक रिलेशन होता है जिसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हालांकि दोनों ही इंडिविजुअल्स को फायदा होता है। तो प्रोटोजोन्स जो हैं उनको रहने के लिए जगह मिल जाती है, भोजन मिल जाता है, और दोनों जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो एक दूसरों को मदद करते हैं, यानी एक दूसरे पर ही निर्भर होते हैं। तो एक दूसरे से अगर इनको अलग कर दिया जाए तो वो नहीं रह सकते। तो इस तरीके प्रोटोजुआ की कई स्पीशीज हैं। कई फ्लैजिलेट्स हैं जो कि टर्माइट्स में या दीमक में प्रेजेंट होते हैं। कुछ वुड रोचेस हैं जैसे कि ट्राइकोनिम्फा है या कोलोनिम्फा है, ये अपने होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। तो टर्माइट या दीमक जो है ये उनको पैरासाइट्स जो हैं, यानी जो प्रोटोजोन्स परजीवी के रूप में रह रहे हैं, उनको रहने की जगह दे रही है, जिसके अगर उनको जगह नहीं मिले तो वो डेवलप नहीं, और भोजन भी दे रही है तो वो डेवलप नहीं कर सकते। इसके बदले में ये जो प्रोटोजोन्स हैं वो दीमक जो लकड़ी को खाता है उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, तो ये उसको पचाने में मदद करते हैं और उस सेल्यूलोज को कन्वर्ट कर देते हैं सोल्यूबल ग्लाइकोजन में। और ये जो ग्लाइकोजन अब है वो दोनों के ही द्वारा यूज़ की जाती है, यानी जो फ्लैजिलेट है वो भी उसको यूज़ कर रहा है और जो टर्माइट है या दीमक है वो भी इसको यूज़ कर रही है। तो इसलिए ये सिम्बायोटिक प्रोटोजोन्स कहलाते हैं। Another type of useful protozoans are oceanic ooze and fossil protozoa. ये ओशनिक ooze या फॉसिल प्रोटोजोआ जिन्हें कह रहे हैं हम, ये एक्चुअली प्रोटोजोआ के कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि ओशंस में या महासागर में पाए जाते हैं, जैसे कि रेडियोलेरिया, फोरामिनीफेरा और हेलियोजोआ। ये प्रोटोजोन्स हालांकि बहुत छोटे छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, क्योंकि प्रोटोजोन्स हैं तो एक कोशिकीय के तो हैं, लेकिन इनकी बॉडी पर सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन होता है। ये जो एक्सोस्केलेटन है वो सिलिका कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, जब इन ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है, उनकी मृत्यु के बाद ये जो इनका कंकाल है, एक्सोस्केलेटन है, धीरे धीरे जाकर समुद्र के तल में इकट्ठा हो जाता है और बहुत लंबे अरसे के बाद, कई सालों के बाद, धीरे धीरे करते हुए ये इतना विशाल रूप ले लेता है या इतना बड़ा एरिया कवर कर लेता है, जो कि ओशनिक ooze या इसे समुद्री पंख भी कहते हैं। और जब लाखों वर्षों में जब ये एक के ऊपर धीरे धीरे इकट्ठा होते रहते हैं तो कई सारी परतें इसकी बन जाती हैं और धीरे धीरे फिर वो चट्टानों के रूप में बदल जाता है। और इन चट्टानों पर क्योंकि ये चट्टानों के रूप में और अंदर दबता रहता है, तो उस दौरान के, क्योंकि कई वर्ष लग रहे हैं इनको, तो कई एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जिनके फॉसिल्स या जीवाश्म इनके ऊपर पाए जाते हैं। तो इसलिए इनको ओशनिक ooze या फॉसिल प्रोटोजोन्स कहते हैं। अब ये जो चट्टानों में परिवर्तित हो गया अक्सर में, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई, तो बहुत इससे फ़ायदा भी होता है, यानी कि ये एक पोरस सरफेस ही बन जाती है कैल्शियम कार्बोनेट के इकट्ठे होते। और इन चट्टानों का जो यूज़ है वो किया जाता है, चौक बना सकते हैं, या जो ये जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उनमें पत्थर के रूप में भी इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हजारों लाखों सालों में ये जो इकट्ठा हो गया है इनके एक्सोस्केलेटन, उसको कई तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा ये जो प्रोटोजोन्स है, इनका एक्सोस्केलेटन है, इसके पाउडर बना के इसको फिल्टर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। तो फोरामिनीफेरा और रेडियोलेरिया के जो एक्सोस्केलेटन है, ज़्यादातर वो ये जो जहाँ पर भंडारण होता है ऑयल का, तेल का भंडार होता है, वहाँ उसके आसपास
पाए जाते हैं। तो इस तरीके से इसको खोजने में भी मदद मिलती है कि कहाँ पर इस भंडार हैं इसके ऑयल के या फ्यूल के, उसको सर्च करने में भी इनसे मदद मिलती है। और दूसरी बात, फॉसिल भी इनको कह रहे हैं जैसे, तो फॉसिल प्रोटोजोआ, तो जो इन चट्टानों में फॉसिल्स मिलते हैं या जीवाश्म मिलते हैं उस दौरान के या उस टाइम के, तो उनका स्टडी करके, उनके अध्ययन के, उस टाइम के एटमॉस्फेयर का, परिस्थितियों का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो फ़ायदा होता है या लाभ होता है प्रोटोजोआ का, वो है स्टडी में, यानी अध्ययन में भी मदद मिलती है। प्रोटोजोआ यूनिसेल्युलर हैं, सिंपल इनका स्ट्रक्चर होता है, एक कोशिकीय तो हैं ये, लेकिन एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्युलर है लेकिन एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म से सारी एक्टिविटीज़ इसमें होती हैं। इसमें पोषण भी होगा, न्यूट्रिशन होगा, इसमें मतलब संवेदनाओं को भी ग्रहण किया जाएगा, एक्सक्रीशन भी होगा, इसमें रेस्पिरेशन भी होता है और रिप्रोडक्शन भी होता है। और इनकी जो लाइफ टाइम है वो बहुत कम होता है। तो इस तरीके से इनकी एक्टिविटीज़ को समझने के लिए, इनकी थ्योरीज को समझने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। और लाइफ साइकिल इनकी क्योंकि बहुत छोटी होती है तो बहुत जल्दी से हमको रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से प्रोटोजोआ हैं उनको स्टडी में यूज़ किया जा सकता है। तो हेरिडिटी जो होते हैं, हेरिडिटी करेक्टर्स जो होते हैं या उनमें जो वेरिएशंस आ रही हैं, उनको ईजिली और बहुत शॉर्ट टाइम में स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रोटोजोन्स हैं कई तरह के फ़ायदे हमें पहुंचाते हैं, और ये सारे प्रोटोजोन्स हैं वो यूज़फुल प्रोटोजोआ में आते हैं। अब हम बात करते हैं हार्मफुल प्रोटोजोआ के, या वो प्रोटोजोआ जो कि हानिकारक होते हैं। लाभ या फ़ायदे हमने प्रोटोजोन्स के बहुत सारे देख लिए, तो कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जिनसे कि हमें नुकसान भी पहुंचता है। उसमें से एक है सॉइल प्रोटोजोआ। कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर मृदा में पाए जाते हैं, जिसमें कि कुछ सीलिएट्स भी होते हैं, कुछ फ्लैजिलेट्स भी होते हैं और राइजोपोड्स होते हैं। ये जो प्रोटोजोआ हैं जो कि मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, तो मृदा में उसके साथ साथ आपने सुना होगा ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो जब ये प्रोटोजोआ उस मिट्टी में पाए जाते हैं तो ये उनका ऊपर फीड करते हैं, उनका भक्षण करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का। तो इस तरीके से ये उनको ख़त्म कर देते हैं, जिससे कि वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो इस कारण से वो जो मिट्टी है, जो मृदा है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। तो इस तरीके से उसका हमें नुकसान पहुंचता है। दूसरी तरह के एक और प्रोटोजोआ हैं। एक तरफ तो हमने देखा था यूज़फुल प्रोटोजोआ होते हैं जो कि सैनिटेशन में मदद करते हैं, वाटर को प्यूरिफाई करने में काम करते हैं। उसको अपोजिट कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स भी हैं जो कि वाटर पॉल्यूशन करते हैं। तो कुछ प्रोटोजोन्स जैसे यूरोग्लिनोप्सिस इसका एक एग्जाम्पल है। ये जो प्रोटोजोन्स हैं ये उन वाटर बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं और एक अजीब सी एरोमेटिक स्मेल जो है या एरोमेटिक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं, जिससे कि वाटर जो है वो काम में लेने योग्य नहीं रहता और जो वाटर में अजीब सी स्मेल आने लगती है। इसके अलावा एक और है जो बर्सेरिया प्रोटोजोन है। ये भी जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है वाटर में तो उसमें अजीब सी स्मेल आती है, कीचड़ जैसी। तो इस तरीके से फिर वो पानी जो है वो काम में लेने योग्य, पीने योग्य नहीं रह पाता। इसी के साथ साथ कुछ और एग्जाम्पल हैं ऐसे प्रोटोजोन्स के जो कि समुद्री जल में होते हैं। नॉक्टिलुका है, जिम्नोडियम है, ये वाटर में पाए जाते हैं और कभी कभी इनका नंबर इतना ज़्यादा हो जाता है, इतने ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं कि पूरा जो पानी है, जो वाटर है, वो लाल रंग का दिखाई देने लगता है और इसे कहते हैं ब्लूमिंग। तो इस तरीके से जो समुद्र का जल या जो पानी जो सारा लाल हो जाता है, गंदा हो जाता है और इनके कारण इतना ज़्यादा वो पूरी सरफेस को कवर कर लेते हैं, तो जो वहाँ पे एनिमल्स हैं, ऑयस्टर्स हैं या ये सीपिया वगैरह या फिशेस जो हैं, वो सब पॉइजनस हो जाते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं। और जब इनका नंबर इतना ज़्यादा हो जाता है तो
उसको भोजन भी उनको प्रॉपर प्राप्त नहीं हो पाता। तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट टाइप के जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया या रोगजनक प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया नहीं सॉरी, पैथोजेनिक प्रोटोजोन्स या इन्हें रोगजनक प्रोटोजोआ भी कहते हैं। तो पैथोजेनिक प्रोटोजोआ वो होते हैं विच कॉजेज डिजीज, जिनके कारण डिफरेंट टाइप की डिजीज होती है। तो प्रोटोजोआ में कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया था, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में पैरासाइट की तरह भी रहते हैं। कुछ तो सिम्बायोटिक होते हैं जिससे तो खैर फायदा पहुंचता है दोनों को, लेकिन कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे भी होते हैं जो कि होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं और उसे नुकसान पहुंचते हैं क्योंकि टोटली उस पर डिपेंडेंट होते हैं। और इसमें राइजोपोडा के एनिमल्स भी हैं और ये सीलिएट्स भी हैं, फ्लैजिलेट्स भी हैं और स्पोरोजोआ के भी हैं। तो कई तरीके की डिजीज ये पहुंचाते हैं। ये एग्जाम्पल्स आपने सुने भी होंगे। ट्रिपैनोसोमा जो कि फ्लैजिलेट है, इसके कारण भी डिजीज होती है, ट्रिपैनोसोमियासिस होती है या इसे स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। इसी तरीके से लिशमैनिया, ये भी एक फ्लैजिलेट है, इसके कारण लिशमैनियासिस होती है। अमीबा बहुत ही कॉमन है, एंटामीबा आपने सुना है, और जो कि इससे डिजीज़ होती हैं, डायसेंट्री वगैरह हो जाती है, इससे कई तरह का नुकसान पहुंचते हैं। इसी के साथ एक और एग्जांपल है इसका स्पोरोजोआ का, जो प्लाज्मोडियम, आपने नाम सुना है, मलेरियल पैरासाइट, जो कि आरबीसी में पाया जाता है या रेड ब्लड सेल में पाया जाता है, जिसके कारण कि मलेरिया हो जाता है। तो इस तरीके से प्रोटोजोन्स हैं ये जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, जिसके कारण कई तरह की बीमारियां होते हैं, वो पैथोजेनिक प्रोटोजोआ कहलाते हैं। और इस तरीके से प्रोटोजोन्स जो कि माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, उसकी कुछ स्पीशीज़ हमारे लिए लाभदायक होती हैं, उससे हमें फ़ायदा होता है, और कुछ स्पीशीज़ हैं जो कि हार्मफुल होती हैं और बाकी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, मनुष्यों को नुकसान पहुंचाती हैं।